सो वेरी गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अंबेडकर जी के कोट के साथ। अंबेडकर जी कहते हैं द प्रोग्रेस ऑफ एनी सोसाइटी डिपेंड्स ऑन द प्रोग्रेस ऑफ इट्स लेबर फोर्स। तो देखो बहुत ही प्यारा कोट है। यहाँ पे डायरेक्टली जो सोसाइटी है, हमारी जो सोसाइटी है, उसका जो रिलेशन है वो लेबर फोर्स की ग्रोथ से दिखाया गया है। ठीक है, कि अगर लेबर फोर्स जो है एजुकेटेड होगी, स्किल्ड होगी, प्रोडक्टिव होगी, तो डेफिनेटली जो सोसाइटी है वो भी ग्रोथ करेगी। एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल के थ्रू बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आता है कि दो कंट्री है ए और बी। ठीक है, ए कंट्री जो है वो अपने लेबर फोर्स को जो है बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है, अच्छे वहाँ पे लेबर लॉज हैं, उसको स्किल्स प्रोवाइड कराती है और उनकी ग्रोथ में हेल्प करती है। वहीं दूसरी कंट्री है जो क्या करती है, अपनी लेबर फोर्स को चीप लेबर फोर्स जिसे कहते हैं कि सस्ते में लेबर फोर्स ले लेती है, कुछ स्किल प्रोवाइड नहीं कराती, कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कराती। तो लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो किस कंट्री में ज़्यादा ग्रोथ होगी? डेफिनेटली ए कंट्री में। क्यों? क्योंकि ए कंट्री की जो लेबर फोर्स है उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यही कुछ मतलब है हमारे अंबेडकर जी के कोट का। और ये जो बी कंट्री है, यही कुछ हालत है हमारी इंडिया की। तो इसको थोड़ा सा हम समझेंगे क्योंकि इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ऑल्सो हमने एक टॉपिक जो है डिस्कस कर रखा है, लेकिन लेबर फोर्स के ऊपर हमने नहीं कर रखा है। और लेबर फोर्स भी हमारा जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसको थोड़ा सा आज डिस्कस करेंगे। अच्छा मौका मिला है इस चीज़ को डिस्कस करने का। तो अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं इंडियन इंडस्ट्री के साथ। और काफ़ी ज़्यादा ये जो कोट है इस इंडियन इंडस्ट्री से रिलेटेड है और हमारे CAPF एग्ज़ाम के अंदर भी ये इंपॉर्टेंट है। तो अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देरी ना करते हुए और अपने नॉलेज पूल के अंदर, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है बच्चों, अपने नॉलेज पूल के अंदर डायमेंशंस ऐड करना, अपने नॉलेज पूल को एनहेंस करना। जैसे जैसे अब हमारी नॉलेज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारा जो पेपर 2 है वो ईजी खुद। उमा शंकर भाई, जब मैं कर रहा हूँ ना रिकॉर्डिंग, हाँ। तो एक आ जाएगा अंदर, अंदर आके एकदम बैठ जाएगा चुपचाप। अच्छा, कर रहे थे क्या? हाँ, चल रही थी। सॉरी। कोई नहीं, सॉरी भाई, नहीं पता। अरे नहीं, मेरे को एक बार हो गया ना तो आगे से तो मेरे को पता याद रहेगा। क्योंकि ठीक है। जैसे रोहित आता है ना, हाँ, हाँ। रोहित ही ऐसे करता है, जब रिकॉर्डिंग चल रही होती है आगे चुपचाप अपना यहाँ पे आके सीधा बैठ जाता है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि कैमरा होता है ना। बैठ बैठ बैठ, कर लो भाई। चल तो स्टार्ट कर, मैं दे दूँ। सो वेरी गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अंबेडकर जी के कोट के साथ। अंबेडकर जी कहते हैं द प्रोग्रेस ऑफ एनी सोसाइटी डिपेंड्स ऑन द प्रोग्रेस ऑफ इट्स लेबर फोर्स। तो बहुत ही हमारा प्यारा और रिलेवेंट कोट है। यहाँ पे डायरेक्टली जो सोसाइटी है उसका रिलेशन लेबर फोर्स से दिखाया है। यहाँ पे जो डायरेक्टली सोसाइटी है उसका जो डायरेक्ट रिलेशन है लेबर फोर्स से दिखाया है कि लेट से आप सपोज कीजिए कि अगर लेबर फोर्स डेवलप्ड होगी, लेबर फोर्स स्किल्ड होगी, एजुकेटेड होगी, प्रोडक्टिव होगी, तो डेफिनेटली जो सोसाइटी है उसमें डेवलपमेंट होगा ही होगा। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ए और बी, ठीक है, दो सोसाइटी है, दो कंट्री है। ए जो है अब अपनी जो लेबर फोर्स है उसको एजुकेट करती है, ठीक है, स्किल प्रोवाइड कराती है, ठीक है, उसके लिए बेटर लेबर लॉज हैं, मतलब उसकी ग्रोथ के लिए बेटर फैसिलिटी है। वहीं जो बी कंट्री है वो क्या करती है, चीप लेबर फोर्स पे डिपेंड करती है, एजुकेट नहीं कराती, स्किल नहीं कराती, कोई लेबर लॉज नहीं है। तो लॉन्ग टर्म में कौन सी कंट्री जो है डेवलप्ड होगी, कौन सी कंट्री जो है नहीं डेवलप्ड होगी? डेफिनेटली जो ए कंट्री है वो डेवलप्ड होगी, क्योंकि लेबर फोर्स डायरेक्टली रिलेटेड होती है कंट्री की डेवलपमेंट से। और यही हमारे अंबेडकर जी का कहना है कि सोसाइटी डिपेंड्स करती है किस पे, अपनी लेबर फोर्स की प्रोग्रेस पे। और ये जो बी कंट्री हमने देखी, यही कुछ हालत है हमारी इंडिया की, यही कुछ हालत है हमारी इंडिया की। तो इस एडिटोरियल को थोड़ा सा अच्छे समझेंगे। आज मौका मिला है लेबर फोर्स को डिस्कस करने का और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है हमारे CAPF एग्ज़ाम के लिए। तो बच्चों अपना डिस्कशन जो है वो स्टार्ट करते हैं अपने उद्देश्य के साथ। हमारा एम क्या है, अपने नॉलेज पूल को बढ़ाना। ठीक है, तो चलो अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देरी ना करते हुए। देखो यहाँ पे डायरेक्टली जो है, जैसे हमने कोर्ट में डिस्कस करा, इंडियन इंडस्ट्रियल के जो वर्कर्स हैं उनकी वर्किंग कंडीशन के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया। लुधियाना आप सभी को पता है, लुधियाना वहाँ पे एक तरह से जो फैब्रिकेटर, जो कपड़ों का काम होता है, वहाँ पे फैक्ट्रियाँ हैं बहुत सारी। तो लुधियाना की बेसिकली केस स्टडी यहाँ पे डिस्कस की गई इस एडिटोरियल में कि लुधियाना में जो वर्कर्स हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, वहाँ पे उनको डेली जो है 11 से 12 घंटे जो है काम करना पड़ता है। और वो भी कभी कभी ऐसा हो जाता है 11-12 घंटे लगातार काम करते रहते हैं, एक प्रॉपर ब्रेक नहीं मिल पाता। और बाकी जो टाइम बचता है, नॉन वर्किंग आवर जो बचते हैं,
या तो वो जो वर्कर्स हैं उसमें खाना बना रहे होते हैं या फिर ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे बताइए कि हमारे यहाँ पे जो वर्कर्स हैं बेसिकली वो स्किलिंग पे ध्यान नहीं दे रहे। यहाँ पे बता रखा है कि नॉन वर्किंग आवर्स जो है वहाँ पे भी वो क्या करते हैं, अनप्रोडक्टिव टास्क करते हैं, जैसे कुकिंग हो गया, कॉमेटिंग हो गया, वैसे टाइप के। यहाँ पे बता रखा है सिर्फ हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर, इंडिया की जितनी भी लेबर फोर्स है सिर्फ 21.7% वो लेबर फोर्स है वो रेगुलर सैलरीड है, जैसे कि फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट होता है, आप जाते हैं सैलरी मिलती है। सिर्फ हमारे यहाँ पे 21.7% है, बाकी जितनी भी है वो कैजुअल लेबर है या फिर खुद कहीं काम करिए। मतलब कि मैक्सिमम जो लोग हैं हमारे वर्कर्स हैं, उनके पास ना तो जॉब सिक्योरिटी है, ना पेड लीव है, ना सोशल सिक्योरिटी है। ये चीज़ यहाँ पे बता रखी है। और आप सभी को पता है इंडिया की इस समय जो कंडीशन है वो क्या, डेमोग्राफिक डिविडेंड के पीक पे है। मतलब क्या, अगर हमारी लेबर फोर्स जो है वो प्रोडक्टिव होगी, ठीक है, वो स्किल्ड होगी, तो इंडिया जो है डेवलप्ड कंट्री जल्दी ही बन जाएगा। क्योंकि डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब हमारे यहाँ पे जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है मैक्सिमम है, इंडिया के फेवर में नहीं होगी, तो यही डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या बन जाएगा, डेमोग्राफिक बॉम्ब बन जाएगा, कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे डिस्कस कर रखी है। आगे चलते हैं। यहाँ पे बता रखा है इंडिया के जो है मैक्सिमम जो है चीप लेबर फोर्स के ऊपर डिपेंड करती है। और जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, डेफिनेटली अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए जो है चीप लेबर फोर्स को जो है चूज़ करते हैं। वो नहीं चाहते उनको स्किल करवाना, उन पर पैसे खर्च करना। यही चीज़ यहाँ पे बता रखी है कि जितने भी कॉर्पोरेट लीडर्स हैं वो लॉन्ग वर्किंग आवर्स को जो है फेवर करते हैं। चीप लेबर फोर्स के ऊपर जो इंडस्ट्रीज़ है वो बहुत ज़्यादा निर्भर है, वो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। ये चीज़ यहाँ पे बता रखी है। तो वही चीज़ जो हमारे अम्बेडकर जी ने बोली थी, लेबर फोर्स की डेवलपमेंट मतलब सोसाइटी की डेवलपमेंट। और यहाँ पे क्या दिख रखा है कि हमारे जो कॉर्पोरेट्स हैं वो मोर और लेस किस पे डिपेंड करते हैं, चीप लेबर फोर्स पे रेदर देन टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के। और जो डेवलप्ड कंट्री है ये उसका उल्टा करती है, जैसे हमने देखा था। और जितनी भी आपको पता है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती है वैसे वैसे इंप्रूवमेंट आती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और जो वर्किंग आवर्स है वो शॉर्ट होते जाते हैं। लेकिन उसका उल्टा कहाँ होता है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी को हम अडॉप्ट नहीं करते, वर्किंग आवर लॉन्ग्स होते हैं और प्रोडक्टिविटी लो होती है। वही इंडिया की हालत है। देखो यहाँ पे एवरेज भी बता रखा है वर्क आवर की। एवरेज जो इंडिया में वर्किंग आवर्स है वो 76.7% है, 46.7 आवर्स है। और यूएस में 38 और जापान में उससे कम। ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है 2024 की। तो देखो डायरेक्टली यहाँ पे दिख रहा है हमारी जो लेबर फोर्स है बहुत ज़्यादा काम करती है। और यहाँ पे आपको पता भी है कि हमारे यहाँ पे लेबर लॉज भी हैं। और जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है उन लेबर लॉज से बचने के लिए क्या करती है, अनऑर्गेनाइज रहती है। मतलब क्या, रजिस्टर्ड नहीं करवाती, घरों के अंदर काम चल रहा है या फिर एक प्लॉट ले लिया उसमें फैक्ट्री चल रही है, कहीं से कोई नामांकन वगैरह कुछ नहीं। तो ये चीज़ यहाँ पे बता रखी है। और ये चीज़ हमें भी पता है कि जो लेबर लॉज है, लेबर रेगुलेशंस है, क्योंकि इंडिया में लॉज तो बहुत सारे हैं, उनसे बचने के लिए क्या करती है, वो रजिस्टर्ड ही नहीं कराती, अनऑर्गेनाइज चलती है। इसीलिए जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है। इनफॉर्मल जो वर्कर्स है वो हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। उसके बाद अब इनफॉर्मल रहेंगे तो एक्सप्लॉयटेशन तो होगा ही होगा। यहाँ पे वही बता रखा है कि जो लार्ज फर्म्स हैं वो जितने भी स्मॉलर सप्लायर्स हैं, जैसे लार्ज फर्म क्या करती हैं कि ठेके पे भी दे देती है जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उनको वो एक्सप्लॉइट करते रहते हैं, पेमेंट नहीं देते टाइम पे, या फिर अगर वो प्राइस इंक्रीज़ करने के लिए बोलते हैं तो वो क्या करते हैं, उसको रेजिस्ट करते हैं कि नहीं भाई प्राइस इंक्रीज़ नहीं करना। देखो इसका जो है डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज है। जैसे लार्ज फर्म है, ठीक है, वो माल जो है अपना कहाँ से ले रही है, स्मॉल एंटरप्राइजेज से जिन्होंने घरों के अंदर खोल रखा है, ठीक है। अब ये प्राइस बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये रजिस्ट करेंगे, ठीक है। ये क्या करेंगे, इनका पेंडिंग पेमेंट रखते हैं, इस पर पैसे रहते नहीं। तो जो लेबर फोर्स है सेम जैसे अंग्रेजों के टाइम में होता था कि एग्रीकल्चर फील्ड में कोई खर्चा करने को राजी नहीं था, सेम यहाँ पे इंडस्ट्रियल फील्ड में हमें दिखाई दे रहा है। सेम सिनेरियो दिखाई दे रहा है कि जो लार्ज फर्म है वो खर्चा करेगी क्यों, और जो स्मॉल फर्म है उस पर पैसे होते नहीं क्योंकि ये इसको एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो लेबर फोर्स जो हमारी है वो कहीं ना कहीं पिसती है, ना तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ पाती है, ना वो एजुकेट हो पाती है, ना उसकी स्किल बढ़ पाती है। ये डायरेक्टली इस एडिटोरियल में बताया गया है, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे बोल रखी है। 70% हमारे यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग वर्कर्स हैं वो स्मॉल है, अनरजिस्टर्ड एंटरप्राइजेज है, जैसे अब मैंने आप सभी को बताया। वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट जो वर्कर्स हैं, मैक्सिमम जितने भी जो नई नई फैक्ट्रीज आ रही हैं, नई नई जॉब्स आ रही हैं, वो मैक्सिमम 56% बता रखा है कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स मतलब लीगल कोई प्रोटेक्शन वगैरह है नहीं, छुट्टी है नहीं,
जब चाहे हायर करा, जब चाहे फायर करा, वो वाली हायर फायर वाली जो प्रॉब्लम होती है वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के साथ रहती है। तो यही यहाँ पे बता रखा है, मल्टीपल डिसएडवांटेजेस है। एक तो तनख्वाह कम है, ठीक है, उसके बाद कुछ वहाँ पे फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कराई जाती है, और जो सोशल सिक्योरिटी, जैसे आप गवर्नमेंट सर्विस जब ज्वाइन करेंगे तो आपको मेडिकल वगैरह की फैसिलिटी जो प्रोवाइड कराएंगे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं होती, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है, उनके बारे में बताया गया है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, स्किलिंग नहीं हो पा रही। समझ आया, समझ आ गया होगा ना, यही चीज़ यहाँ पे बता रखी है। उसके बाद इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज बता रखा है। देखो जब चीप लेबर फोर्स जब हम यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली जो फैक्ट्री का जो प्रॉफिट है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यही चीज़ यहाँ पे बता रखा है कि जो फैक्ट्री का प्रॉफिट शेयर है वो 31 से 46% हो गया। लेकिन ये प्रॉफिट फैक्ट्री का बढ़ रहा है, लेकिन फैक्ट्री का एक्सपांशन नहीं हो रहा। यही चीज़ यहाँ पे मिल रहा है। देखो हमने देखा था ना एग्जाम्पल स्टार्टिंग में, ए और बी वाला। अब जब तुम जो इस लेबर फोर्स है उसकी स्किलिंग में ध्यान नहीं दोगे, एडिटोरियल में हमने देखा टेक्नोलॉजी पे तुमने ध्यान नहीं दिया, तो तुम्हारी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगी कैसे। अब प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, तुम चीप लेबर फोर्स यूज़ कर रहे हो, डेफिनेटली तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। प्रॉफिट के बाद तुम उसको री इन्वेस्ट नहीं करोगे अपने बिजनेस में, स्किलिंग वगैरह में, तो तुम्हारा जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो बढ़ेगा कैसे। यही चीज़ यहाँ पे इंडियन जो गारमेंट है, जैसे लुधियाना गारमेंट एक्सपोर्ट का हब है, वो यही चीज़ फेस कर रहे हैं कि उनका जो परसेंटेज है वो काफ़ी सालों से, मतलब 20 साल करीब यहाँ पे बता रखा है, 2 डेकेड से 3.1% है, और वर्ल्ड लेवल पे कॉम्पीट नहीं कर पा रही। इवन जो बांग्लादेश है, वियतनाम है, चाइना है, ये हमसे आगे निकल रहे हैं। यही चीज़ यहाँ पे बोल रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल चीज़ है कि जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो जो मॉडर्नाइजेशन जो करना चाहिए, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट लाना चाहिए वो नहीं लेके आ रहे। स्किल प्रोवाइड करानी चाहिए जो लेबर फोर्स को, वो नहीं प्रोवाइड करा रहे। तो ये सारी जो प्रॉब्लम है हमारी इंडस्ट्री फेस कर रही है। तो लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस जो है पॉसिबल नहीं है अगर ये सारी चीज़ रहेगी। वही जो हमने स्टार्टिंग में कोर्ट में देखा था, हमारे अम्बेडकर जी ने बोला था, सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई होती है। तो यही यहाँ पे बता रखा है, लॉन्ग टर्म जो रिस्क है इंडियन इंडस्ट्रियल का, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर, इनोवेशन नहीं होता, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ जो है हार्म होती है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को हम लूज़ करते हैं। तो हमें ज़रूरत क्या है, इन्वेस्ट करने की टेक्नोलॉजी में, वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव करने की, फेयर वेज प्रोवाइड कराने के लिए, ताकि जो हमारी लेबर फोर्स है वो स्किल्ड हो सके, ठीक है, और स्किलिंग इन जॉब जो स्किलिंग होती है वो भी प्रोवाइड कराने की। तो आई होप बच्चों आपको समझ आ गया होगा कि हमारा एडिटोरियल कितना इंपॉर्टेंट था हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए भी, हमारी लेबर फोर्स कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए, और क्यों जो है हमारी इंडियन इकोनॉमी में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो स्टैग्नेंट है, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ आया होगा, काफ़ी अच्छा ही एडिटोरियल था। पेपर 2 के लिए ये टॉपिक है, इसको लिखने का ट्राई करो, लिखने के बाद आप ग्रुप में भेज सकते हो। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रखा है। नेक्स्ट चलते हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेल्थ, ये वाला वर्ल्ड हेरिटेज साइट। देखो महाराष्ट्र में शिवाजी के जितने भी फोर्ट वगैरह थे, जैसे जो शिवाजी के जितने भी फोर्ट्स थे उन्होंने कहते हैं ना मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया, तो उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है इंक्लूड करने की डिमांड उठ रही है। महाराष्ट्र में भी है ये सारे दुर्ग जो हैं, और तमिलनाडु में भी है जिंजी, ठीक है। तो ये कुछ न्यूज़ के अंदर है, तो हमारा फर्ज बनता है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को थोड़ा सा देख लेते हैं, जल्दी से क्विकली देख लेते हैं बच्चों। वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपको पता है उन साइट्स को, उन जो हमारे मॉन्यूमेंट्स वगैरह हो गए या नेचुरल साइट्स भी हो गई, तो उन सबको कल्चरल और फिजिकल सिग्निफिकेंस होना चाहिए बेसिकली। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर एक चीज़ ज़रूर याद रखना, कल्चरल और हेरिटेज। कल्चरल जैसे कल्चरल हो गया हमारा ताजमहल वगैरह हो गया, और उसके बाद जो हमारा नेचुरल हो गया, ठीक है, जैसे हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे बता रखा है, ठीक है। मेंटेनेंस कौन करता है, मेंटेन करता है वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम के थ्रू मेंटेन किया जाता है, यूनेस्को का ही है, एडमिनिस्ट्रेट करता है उसको, ठीक है। पर्पस क्या है यूनेस्को का, कि जो भी हमारी हेरिटेज साइट्स हैं, ठीक है, चाहे वो कल्चरल हो गई चाहे वो नेचुरल हो गई, उसको प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन और आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड कराना। एक कन्वेंशन के अंदर आता है 1972 के यूनेस्को के कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ द वर्ल्ड कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज। देखो ये आएगा तो अपने आप समझ आ ही जाएगा। बस याद क्या रखना है, हमारे यहाँ पे टोटल कितनी साइट्स हैं, 38 साइट है, और 38 साइट में सिर्फ एक ऐसी साइट है जो हमारी मिक्स्ड है, मतलब वो कल्चरल हेरिटेज भी है और वो नेचुरल हेरिटेज भी है, ठीक है। उसका नाम मैंने यहाँ पे नहीं बताया है, क्यों, क्योंकि वही हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है। यूनेस्को की फुल फॉर्म यहाँ पे बता रखी है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली 1945 में फाउंडेड हुई थी। कहाँ पे लोकेटेड है, पेरिस फ्रांस में। ये थोड़ा थोड़ा याद रखना
यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। बेसिकली इंटेलेक्चुअल और मोरल सॉलिडारिटी ऑफ मैनकाइंड के लिए ये कीप लास्टिंग जो पीस होता है उसके लिए बेसिकली एस्टेब्लिश किया गया था। तो यही सारी चीज़ है हमारी यूनेस्को के अंदर। आई होप बच्चों आपको समझ आ गया होगा। ये कमेंट करना, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। देखो आपको सम आता है नहीं आता है कि भाई कहाँ पे है, एक अगर नहीं आता एक गैस करके देखना, क्योंकि ऐसी चीज़ें पेपर में आएगी। नेक्स्ट है हमारा काशी तमिल संगम, और ये तीसरा हो रहा है इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे KTS 3.0, ठीक है। ऐसा नेम करते ही रहती है गवर्नमेंट भी, तो हमने भी कर लिया। तो ये काशी जो तमिल संगम है बेसिकली हो कहाँ रहा है, काशी में ही हो रहा है, और कहाँ होगा, ठीक है। और ये बेसिकली कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने के लिए संगम आया ना, संगम मतलब तमिलनाडु वाला संगम होता था, हमें याद है हिस्ट्री में हमने पढ़ा था संगम वाला, संगम एज। तो वही कल्चरल कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए काशी हो गया और कांचीपुरम हो गया, इसीलिए उसे काशी तमिल संगम कहते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। कल्चरल इनिशिएटिव है वही तमिलनाडु और हमारा जो काशी वाराणसी हो गया, उनके बीच में डीप रूटेड कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स है, उसको भी देख लेंगे। उसके लिए हमारी सिविलाइजेशन, एंशिएंट सिविलाइजेशन बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये संगम किया जाता है। वही जो हमारे पास्ट में हुआ था उसी को जस्ट रिवाइव करने के लिए अभी ये काशी तमिल जो संगम है वो किया जाता है। इतना सा है बस, और कुछ ज़्यादा नहीं है, घबराने की बात नहीं है। स्टेट बस वो थोड़ा सा याद रखना कहाँ कहाँ है, तमिलनाडु उत्तर प्रदेश मतलब काशी और कांचीपुरम। इसकी शुरुआत हुई थी किंग पराक्रम पांड्या के द्वारा ऑफ मदुरई, ठीक है। ये पराक्रम पांड्या था, उसने शुरुआत करी थी। बेसिकली वो काशी आया था और यहाँ से एक शिवलिंग लेके गया था, सैक्रेड लिंगम लेके गया था अपने टेम्पल के लिए। वहाँ पे जाके काशी विश्वनाथ टेम्पल जो कि तेनकाशी तमिलनाडु के अंदर है, उन्होंने इस्टेब्लिश किया था। तो थोड़ा सा ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट, और ऐसी चीज़ें ही पूछते हैं और न्यूज़ में आ रखी है, तो थोड़ा हिस्टोरिकल देख लिया, पूछ लेंगे तो अच्छी बात है। नोडल मिनिस्ट्री कौन है काशी तमिल संगम की? मैक्सिमम बच्चे जो है अगर क्वेश्चन आ जाता है तो बोलेंगे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, लेकिन यहाँ पे हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, ठीक है। इसको थोड़ा सा याद रखना। ऑब्जेक्टिव नॉलेज शेयरिंग, एकेडमिक कोलैबोरेशन और ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट को प्रमोट करा, यूथ की एंगेजमेंट, ये बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव है। बस जो मेन चीज़ है वो हमने ऑलरेडी देख ली है। तो बच्चों आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, देखो आता है नहीं आता है। नेक्स्ट चलते हैं वुमेन पीस कीपर कॉन्फ्रेंस, ठीक है। अब देखो इंडिया में पहली बार जो है ये इंडिया में नहीं, ये जो वुमेन पीस कॉन्फ्रेंस जो UN मिशन में हो रहा है वो पहली बार हुआ है, ठीक है। फर्स्ट एवर कॉन्फ्रेंस है जो नई दिल्ली में हो रहा है, ठीक है। बेसिकली आप सभी को पता है इंडिया जो है ग्लोबल साउथ के लिए स्टैंड करता है, तो वही है यहाँ पे जो ग्लोबल साउथ का जो कंट्रीब्यूशन है उसको थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे, बस यही है, ठीक है। यही चीज़ है। और इसमें की स्पीकर कौन है? की स्पीकर हमारे यहाँ पे जयशंकर जी हैं, बस इतना जानने वाली बात है। ऑर्गेनाइज किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने, ठीक है। तो आई होप ये अच्छे से समझ आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, देखो आपको आता ही नहीं आता। छोटी सी न्यूज़ थी बस, क्योंकि पहली बार हो रहा है तो थोड़ा सा हमें दिमाग में रखना है इस चीज़ को। नेक्स्ट देखते हैं NDPS एक्ट 1985। NDPS एक्ट 1985 इसको देखते हैं। देखो एवियो फार्मास्यूटिकल्स हैं, अभी हुआ क्या, न्यूज़ में क्या आया था NDPS एक्ट 1985 में कि एवियो फार्मास्यूटिकल ने जो है कुछ, क्योंकि हमारा जो NDPS एक्ट है इसके अंदर कुछ जो ड्रग्स हैं वो अप्रूव्ड है, कुछ जो ड्रग्स हैं वो अप्रूव्ड नहीं है, ठीक है। इसने क्या करा कि जो अप्रूव्ड नहीं थी उसको भी एक्सपोर्ट कर दिया, बदमाश, ठीक है। ऐसे ही करते हैं। तो हमारी जो गवर्नमेंट है उसने उसको रिकॉल कर लिया है, यही चीज़ यहाँ पे बता रखी है, ठीक है। तो थोड़ा सा इस ड्रग के बारे में देख लेते हैं, क्या क्या ड्रग था क्या नहीं था, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा देखेंगे तो थोड़ा सा ध्यान में रहना चाहिए। देखो ड्रग था 2, एक था टेपेंटेडोल और कैरिसप्रोडोल। तो ये जो ड्रग थे दोनों बेसिकली यूज़ किस लिए होते थे? टेपेंटेडोल जो है पेन किलर है, जो सीवियर पेन्स होता है, ओपियोइड से बना हुआ है बेसिकली। तो जो सीवियर पेन होता है वो मॉडरेट होता है, उसके लिए ये वाला हमारा ड्रग था, उसको रोकने के लिए। उसके बाद जो मसल्स में जो आता है स्ट्रेस सा नहीं आ जाता ब्रेन और स्पाइन कॉर्ड, उसके लिए कैरिसप्रोडोल था। मसल रिलैक्सेंटेंट कहते हैं इसको, हमारे कैरिसप्रोडोल को। अब ये जो जब इन दोनों को कंबाइन कर दें तो ये जो हमारी इंडिया के अंदर है बैन है, ठीक है। ये अप्रूव्ड नहीं है हमारी इंडिया के अंदर इसका कॉम्बिनेशन। तो यही चीज़ है कि ना तो ये दोनों ड्रग हैं ना इसका कॉम्बिनेशन हमारे यहाँ पे लीगल नहीं है, फिर भी उन्होंने भेज दिया, अप्रूव्ड नहीं है, अनअप्रूव्ड ड्रग को वहाँ पे भेज दिया। तो ये पूरी न्यूज़ थी, न्यूज़ भी हमने समझ ली, थोड़ा सा ड्रग के बारे में भी हमने जो है समझ लिया।
ठीक है, 2 बार रिपीट हो गया, इसको थोड़ा सा काट लेना। ठीक है, एनडीपीएस एक्ट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। उन दोनों ड्रग का नाम भी याद रखना, क्योंकि न्यूज़ में आया हुआ है और एक्सपोर्ट करा हुआ है, वो भी अप्रूव्ड ड्रग को, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट तो होता ही है। देखो, नारकोटिक्स ड्रग है, ये जो हमारा एनडीपीएस एक्ट है ना, इसमें नारकोटिक ड्रग्स आता है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ आती है, देखो, कोका लीफ आ गई, कैनबिस आ गया, ओपीएम हो गया, पोपी स्ट्रॉ हो गया, या फिर जितने भी ड्रग्स हैं जो इन चीज़ों से बनाए गए हैं, इन नशीले वाले जो प्लांट्स होते हैं बेसिकली, उनको कहते हैं हम नारकोटिक ड्रग। और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस किसे कहते हैं, जितने भी एक लिस्ट है बेसिकली, उसके अंदर जो सब्सटेंस आते हैं उस शेड्यूल के अंदर, वो सारे साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, अब यही चीज़ यहाँ पे है। और इस एक्ट, ये एक्ट क्या करता है, बेसिकली प्रोहिबिट्स करता है, ना तो कोई इसको बना सकता है, प्रोडक्शन कर सकता है, कल्टीवेट भी नहीं कर सकता, पोसेस रख भी नहीं सकता, सेल भी नहीं कर सकता, मतलब टोटली बैन है अंडर दिस एक्ट, प्रोहिबिटेड है। सारी चीज़ें प्रोहिबिटेड है जो इस एक्ट के अंदर आती है। बिना ऑथराइजेशन के आप जो है ना तो इस कुछ भी नहीं कर सकते, ना तो प्रोड्यूस कर सकते, ना ले सकते, ना रख सकते। पकड़े गए, वैसे होता है ना कि गांजा रख के आप जाओ, क्योंकि गांजा भी इसके अंदर आता है, तो अगर गांजा रख के जाओ तो पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। ये सेम चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप समझ आ गई होगी मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या एक्ट था, इस एक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें बैन है, क्या चीज़ें बैन है, बिना अप्रूवल के नहीं है, सारी चीज़ बैन है। और ये दोनों 2 एक्ट हैं, इस एक्ट के अंदर थे ही नहीं, लिस्टेड नहीं थे, फिर भी जो है एक्सपोर्ट कर दिया। ये भी अपने आप में शॉकिंग न्यूज़ ही है। तो गवर्नमेंट मीन्स हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, उसने स्टॉप तो कर दिया है और विड्रॉल करवा लिया। और ये जो हमारे CDSCO हैं, जो हमारे स्टैंडर्ड कंट्रोलर हैं, उन्होंने बेसिकली वहाँ पे ऑडिट वगैरह चल रहा है उसमें। तो थोड़ी सी शॉकिंग न्यूज़ तो है कि भाई एक बैन एक्ट कैसे एक्सपोर्ट हो गया, तो हमने थोड़ा सा देखा, काफ़ी अच्छी न्यूज़ थी। अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। मेरे प्यारे बच्चों, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, देखो आपको आता है या नहीं आता है। सो आज की डिस्कशन में बस इतना ही है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अच्छे हमारे यहाँ पे टॉपिक्स डिस्कस करे थे, तो अगर समझ आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों।